ग्रामीण महिला महाविद्यालय की डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं में आज हम हस्तक्षेपवादी राज्य के संदर्भ में कुछ अध्ययन करेंगे। जैसा नाम से पता है, हस्तक्षेपवादी राज्य ऐसा राज्य जो व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करता। राज्य प्राय मनुष्य के उस समुदाय को कहा जाता है जो एक समान उद्देश्य के लिए परस्पर संगठित होता। राज्य के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला है जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा है संप्रभुता। इन 4 तत्वों से मिलकर राज्य बना होता है। लेकिन यहाँ राज्य का अभिप्राय आपका शासन तंत्र या सरकार से लिया गया है। राज्य के संबंध में प्रशासनिक विचारकों के 2 प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक नकारात्मक राज्य और दूसरा होता है सकारात्मक राज्य। सकारात्मक राज्य व्यक्ति के कल्याण और विकास पर बल देता है। वहीं व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए सभी दायित्वों की पूर्ति का उत्तरदायित्व राज्य को मानता है। नकारात्मक राज्य के समर्थक या दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित किया गया है। व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल दिया गया है। राज्य केवल बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति व्यवस्था और वैध समझौते लागू करने का उत्तरदायित्व ही निर्वहन करेगा। अर्थात राज्य नकारात्मक प्रकृति के कार्यों को संपन्न करेगा। तो ये नकारात्मक प्रकृति का राज्य दृष्टिकोण है, वही आपके हस्तक्षेपवादी राज्य को आगे बढ़ावा देता है, या इसी के अंतर्गत नकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही राज्य की हस्तक्षेपवादी अवधारणा विकसित हुई है। हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा क्या है? हस्तक्षेपवादी राज्य लेसेज फेयर, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि वह अपना बिना किसी विघ्न के कार्य इच्छा के अनुसार कर सके। अर्थात जो जाना चाहे उसे जाने दिया जाए। राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों? कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपने कार्य संपन्न करे और अपने निजी हितों का व्यक्ति ही सर्वोत्तम संरक्षक होता है। हस्तक्षेपवादियों ने सुझाव दिया है कि व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और व्यक्तित्व विकास के लिए पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य को उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य यदि सकारात्मक प्रकृति का कोई भी कार्य संपादित करता है तो उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। इसलिए राज्य को केवल सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित कार्य करने चाहिए। अपने विकास के कार्यों में कोई भी किसी प्रकार का विस्तार नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा को ही व्यक्तिवादी विचारधारा या राम भरोसेवादी राज्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके समर्थक विद्वानों के अंतर्गत J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, मिल्टन, जॉन लॉक, वॉल्टेयर प्रमुख हैं। ये सभी विद्वान राज्य द्वारा मानव जीवन में हस्तक्षेप की नीति में विश्वास नहीं करते, अर्थात हस्तक्षेपवादी नीति में विश्वास करते हैं। इस हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा को सबसे पहले फ्रांस में अपनाया गया। उसके बाद विश्व के कई देशों में इस पर काफ़ी चिंतन और मनन प्रारंभ हुआ था, जो कि एक आज काल्पनिक अवधारणा के रूप में स्थापित है। व्यवहार में कहीं भी हस्तक्षेपवादी राज्य देखने को नहीं मिलता है। हस्तक्षेप राज्य की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने पर बल देता है, जिससे वह अपनी की योग्यता के अनुसार समाज में अपना स्थान बना सके और अपनी निजी इच्छाओं के अनुसार या अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने का उसको अवसर प्रदान हो। इसलिए सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है।
दूसरी इसकी विशेषता है व्यक्ति अपने हितों का सबसे बड़ा संरक्षक होता है। हस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा के समर्थक विद्वान ये मानते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही अपने हितों का सबसे बड़ा संरक्षक होता है, इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उसको अपने मस्तिष्क का विकास करने का पूरा अवसर देना चाहिए। व्यक्ति अपने मस्तिष्क और स्वयं पर प्रभु होता है, अतः व्यक्ति को उसके हितों में निर्णय लेने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता पर बल अर्थात स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया गया है। व्यक्तिवादी राज्य की समर्थक अर्थात हस्तक्षेपवादी विचारक भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलने पर ही अपना वह सर्वांगीण विकास कर सकेगा, उसे आगे आने का अवसर होगा, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। कभी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। चौथी प्रमुख विशेषता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो हस्तक्षेपवादी राज्य को आवश्यक भी मानते हैं और बुराई भी मानते हैं। आवश्यक इसलिए मानते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपनी सुरक्षा के दायित्व को संपन्न नहीं कर सकता, अर्थात अपनी स्वयं की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने में व्यक्ति अकेला समर्थ नहीं होता है, इसलिए राज्य की आवश्यकता होती है। बुराई इसलिए है कि जब व्यक्ति के विकास से संबंधित कोई भी कार्य राज्य द्वारा संपादित किया जाएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होगी, इसलिए ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। मुक्त बाजार का समर्थन हस्तक्षेपवादी राज्य के विचारधारा के समर्थक विद्वान मुक्त बाजार का समर्थन करते हैं। वे किसी प्रकार के बाजार पर राज्य के नियंत्रण को नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि कोई किसी प्रकार का नियंत्रण राज्य के बाजार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजार में अधिक वस्तुएं आएंगी तो कीमत कम होगी और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक वस्तुएं उपलब्ध होगी, और जब बाजार पर राज्य का नियंत्रण नहीं होगा तो अधिकतम उत्पादन का सिद्धांत भी विकसित होगा, जिससे उपभोक्ता, उत्पादकता और श्रमिक तीनों को लाभ होगा। ऐसा मानना हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक विद्वानों का है। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हस्तक्षेपवादी विचारकों का मानना है कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा और औद्योगिक इकाइयों के द्वारा उत्पादन अधिक होगा, जो गुणवत्तावान होगा, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं भी मिलेगी, सरकार को अधिक उत्पादन और अधिक इनकम से इनकम टैक्स लगाने का भी अवसर मिलेगा, और इनकम टैक्स से सरकार की भी क्या होगी, आय होगी। वहीं जनता के लिए रोजगार के अवसरों की संख्या में वृद्धि होगी। इसलिए हस्तक्षेपवादी कहते हैं कि स्वतंत्र प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। लोक कल्याण का अभाव या विकासात्मक दायित्वों में कमी हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक विद्वान ऐसा मानते हैं कि राज्य को व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता देने के लिए किसी भी प्रकार के विकास या लोक कल्याण के दायित्व नहीं निर्वहन करने चाहिए। और फ्रीमैन ने यहाँ तक कहा है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, अर्थात व्यक्ति के कार्यों में जो सबसे कम हस्तक्षेप करती है वही सरकार सबसे अच्छी होती है। हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा के पक्ष में तर्क सबसे पहला है नैतिक आधार। राज्य को मानव जीवन में हस्तक्षेप करने से व्यक्ति की योग्यताओं और अंतर प्रेरणाओं और आत्मनिर्भरता का ह्रास होता है। व्यक्ति कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है, पहल क्षमता होती है, स्वावलंबन पर निर्णय लेने की क्षमता होती है, उनमें कमी आती है राज्य द्वारा हस्तक्षेप करने से। इसलिए नैतिक आधार पर राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति के उत्तरदायित्व में भी कमी आती है। यदि राज्य का स्वरूप कल्याणकारी और विकास जैसा होगा तो व्यक्ति को आलसी और पंगु बना देगा, क्योंकि उसकी मूलभूत जो भी आवश्यकताएं हैं वो राज्य के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। हस्तक्षेपवादी ये भी मानते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपनी मनोवृत्ति और विवेक के अनुसार कार्य करे तो उसके लिए उसे स्वतंत्रता अति आवश्यक होती है।
इसलिए नैतिक आधार पर राज्य को कम से कम व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। आर्थिक आधार पर हस्तक्षेपवादी विचारकों ने तर्क दिया है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता के लिए, निजी साहस को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, कार्यों में कुशलता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक आधार पर भी राज्य को कम से कम कार्य संपन्न करने चाहिए। इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं एडम स्मिथ, जेएस मिल, बेंथम, स्पेंसर। वैज्ञानिक आधार पर हस्तक्षेपवादी राज्य के विचारकों ने तर्क दिया है कि अस्तित्व के लिए, यानी मानव अस्तित्व के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और योग्यतम प्राणियों को जीवित रखने के लिए भी राज्य की आवश्यकता होती है। लेकिन हस्तक्षेपवादी ऐसा मानते हैं कि वही व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है जो स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है या अपने कार्यों को संपन्न कर सकता है। जो अयोग्य है, जो निर्बल है, जो असक्षम है, उनकी राज्य को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम की विजय के सिद्धांत को ही हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक विद्वान मानते हैं। इसलिए राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित होना चाहिए और उसमें आर्थिक आधार पर उन्हीं व्यक्तियों को जीवित रहने का अधिकार है जो पूर्ण रूप से योग्य हो, सक्षम होते हैं। आनुभविक आधार पर हस्तक्षेपवादी विचारधारा के समर्थक तर्क देते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्य का हस्तक्षेप कभी भी उचित नहीं होता है। जब भी राज्य ने सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास कार्यों में अपना हस्तक्षेप किया है, अर्थात उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया है, तो राज्य को असफलता प्राप्त हुई है। इसलिए अनुभव के आधार पर भी राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित, अर्थात हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का समर्थन करना चाहिए। आलोचनाएं या विपक्ष में तर्क कि हस्तक्षेपवादी राज्य की क्या क्या आलोचनाएं हैं। हस्तक्षेपवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? कि आज केवल सुरक्षात्मक और शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य ही राज्य द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है, बल्कि नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए योजनाएं बनाने और उनके लागू करने के उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है। इसलिए व्यक्ति कभी भी सर्वोत्तम निर्णय जो उसके हित में हो वह लेने में सक्षम हो, ये बात कहना उचित नहीं है। और राज्य भी बुराई नहीं है, क्योंकि राज्य नामक संस्था है वो हमेशा व्यक्ति के हित, नागरिकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा करने के दायित्व का निर्वहन करने के लिए तत्पर रहती है और मानव कल्याण के लिए सभी आवश्यक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। इसलिए राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। जैसा अरस्तू ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति मानव जीवन के लिए या मानव जीवन की आवश्यकताओं से हुई है और कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति के लिए आज निरंतर राज्य अस्तित्व में बना हुआ है। दूसरी इसकी आलोचना की है कि कानून कभी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता है। कानून कभी भी स्वायत्तता को सीमित नहीं करता है, क्योंकि सामाजिक हितों में मनुष्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक होता है। कानून मानव स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, उसे किसी प्रकार के कार्यों में या किसी भी प्रकार के अर्थ में व्यक्ति की स्वतंत्रता को कानून सीमित नहीं करता है, चाहे व्यक्ति के अधिकारों की बात हो या अन्य किसी भी प्रकार के व्यक्तियों के दायित्व निर्वहन की या कर्तव्यों की संदर्भ में बात हो। तो कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित न करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखता है। इसलिए ये भी हस्तक्षेपवादी राज्यों की अवधारणा गलत है कि कानून या राज्य व्यक्ति को स्वतंत्रता को सीमित करता है। व्यक्ति सदैव अपने हितों में सर्वोत्तम निर्णय लेना हस्तक्षेपवादी राज्यों की जो विचारधारा है वो गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति हमेशा ही अपने हित में सर्वोत्तम निर्णय ले सके। कई ऐसे अवसर भी आ सकते हैं, कई ऐसे खतरे भी होते हैं जिनसे व्यक्ति अनभिज्ञ होता है, कई ऐसी तकनीकी या मनोवैज्ञानिक या नैतिक अवधारणाएं भी होती हैं, शारीरिक और स्वयं की आवश्यकताएं भी होती है
जिनके संदर्भ में व्यक्ति स्वयं अच्छा निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए राज्य व्यक्ति के हितों में व्यापक विचार विमर्श के बाद सर्वोत्तम निर्णय लेता है। व्यक्ति ही केवल व्यक्ति के हित का निर्णायक निर्णय लेने में समर्थ नहीं होता है। योग्यतम की विजय का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि योग्यतम की विजय का सिद्धांत केवल पशु जगत पर लागू होता है। मानव जगत पर यह लागू करना अव्यवहारिक होता है और पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमेशा योग्यतम व्यक्ति ही जीवित रहेंगे तो फिर व्यक्ति को या व्यक्तियों के सुरक्षा का दायित्व किसके द्वारा निर्वहन किया जाएगा। राज्य की असफलता जो आर्थिक आधार पर बताई गई है वो असत्य है कि राज्य ने जब जब भी व्यक्ति के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप किया है तो वह राज्य असफल हुआ है, ऐसा कहना भी अनुचित है, क्योंकि राज्य मानव के कल्याण के लिए स्थापित एक संस्था है और उसके कल्याण के लिए अस्तित्व में बनी है। ऐसा मानव इतिहास में कई प्रकार के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य की असफलता का तर्क देना बिल्कुल गलत है। आर्थिक स्वतंत्रता देना व्यक्ति की शोषण की व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। यदि आर्थिक स्वतंत्रता दी जाएगी तो श्रमिकों का आर्थिक शोषण प्रारंभ हो जाएगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तावान व कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होना भी आवश्यक नहीं है। इसलिए आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। अगर ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी जाती है आर्थिक क्षेत्र में तो गरीब गरीब बनता जाएगा और अमीर अमीर बनता जाएगा। गरीबों का शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। अर्थव्यवस्था में बुराई और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और राज्य एक शोषण नामक संस्था के रूप में अस्तित्व में रह जाएगा। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता देना व्यक्ति के लिए जो हस्तक्षेपवादी राज्य के विचारकों का तर्क है वो सत्य नहीं है। अब हम देखते हैं कि हस्तक्षेपवादी राज्य में लोक प्रशासन कैसा होगा, किस प्रकार के संगठन होंगे, किस प्रकार का उसका कार्यक्षेत्र होगा। तो यदि राज्य हस्तक्षेपवादी है तो उसका कार्यक्षेत्र बिल्कुल सीमित होगा। केवल राज्य के 3 प्रकार के कार्य होंगे। कार्यों की कोई जटिलता नहीं होगी, सकारात्मक प्रकृति के कोई कार्य नहीं होंगे। केवल सुरक्षात्मक, शांति व्यवस्था और वैध समझौतों को लागू करने से संबंधित कार्य होगा और राज्य का स्वरूप केवल पुलिस प्रशासन या सैन्य प्रशासन जैसा दिखाई देगा। लोक प्रशासन में संगठन चाहे विभाग हो या अन्य किसी प्रकार का जिला संगठन हो बिल्कुल छोटा होगा, सीमित उसके कार्य होंगे। विभागों की संख्या सीमित होगी या नाम मात्र होगी। केवल रक्षा, सुरक्षा, वित्त, विदेश से संबंधित ही विभाग अस्तित्व में रहेंगे, अन्य विभागों दिखाई नहीं देंगे। विभागों की कार्य प्रक्रिया स्पष्ट होगी, संरचनाएं साफ होगी, छोटी होगी, सरल होगी, लेकिन सचिवालय की व्यवस्था जटिल होगी, क्योंकि एक विभाग के कार्य दूसरे विभाग के कार्यों में उलझे हुए दिखाई देंगे। विशेषीकरण का अभाव होगा। किसी भी विभाग में विशेषज्ञता की कमी दिखाई देगी, क्योंकि राज्य जब शिक्षा या तकनीकी विकास के दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तो ऐसा कार्य केवल व्यक्ति स्वयं निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए विशेषज्ञों से युक्त प्रशासन की कमी होगी, व्यवस्थित कार्य प्रणाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि व्यक्ति स्वतंत्र होगा, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेगा, तो सरकार की कार्य प्रणाली में किसी प्रकार की सहयोगात्मक भावना नहीं होगी, न ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण दिखाई देगा और न किसी प्रकार की सत्ता का सुस्पष्ट विभाजन होगा। समन्वय, प्रत्यायोजन, शक्ति पृथक्करण, आपके संगठन के सिद्धांत, प्रशासन के सिद्धांत, प्रशासनिक विचारधाराएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी और कहीं होगी भी नहीं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, शिक्षा या शिक्षण संस्थाएं, पुस्तकालय, सड़क निर्माण, सामाजिक उपभोग के कार्यों को संपन्न करने वाली संस्थाएं नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार के विकासात्मक दायित्वों की ऐसे राज्य में कोई आवश्यकता नहीं है। तो न तो कोई शिक्षण संस्था होगी, न किसी प्रकार का कोई चिकित्सालय होगा, न किसी प्रकार के पुस्तकालय होंगे और न ही किसी प्रकार की भर्ती प्रतियोगिता करवाने वाली संस्थाएं होगी, जैसे आपके आरपीएससी, यूपीएससी होती हैं, क्योंकि ये सारे दायित्व राज्य के नहीं होंगे,
व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र होगा और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन के कार्य, दायित्व, संगठन, सिद्धांत बहुत ज़्यादा सीमित होंगे और राज्य के दायित्व, कार्य भी सीमित हो जाएंगे। लोक कल्याण और विकास के दायित्वों को निर्वहन करने वाली कोई भी संस्था विद्यमान नहीं रहेगी। तो ऐसा माना जाता है कि यदि हस्तक्षेपवादी राज्य होगा तो इस प्रकार से लोक प्रशासन की व्यवस्था होगी। क्या व्यवहार में कोई हस्तक्षेपवादी राज्य वर्तमान में है? ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि आज कोई भी राज्य हस्तक्षेपवादी राज्य नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जितने भी राज्य हैं सभी ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया है और मानव जीवन के जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक के सभी दायित्व राज्यों के द्वारा निर्वहन किए जाते हैं। सभी राज्यों के अंतर्गत विभागों, मंत्रालयों और संगठनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लोक सेवकों की भूमिका भी बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीवाद जैसी अवधारणाएं विकसित हो चुकी है। इसलिए ये कहना अनुचित होगा कि वर्तमान में हस्तक्षेपवादी राज्य की आवश्यकता है। तो ये थोड़ा सा आपका हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा थी जो आपको समझाई गई है। उसके बाद अगला राज्य होगा आपका प्रशासकीय राज्य की अवधारणा, जो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।